नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब भारत में यूरोपीय शक्तियां आपस में वर्चस्व के लिए लड़ रही थीं? आज हम बात करेंगे फ्रांसीसियों के भारत आगमन, उनके विस्तार और अंततः अंग्रेजों के साथ उनके निर्णायक संघर्ष के बारे में। ये कहानी रोमांच, कूटनीति और युद्ध से भरी हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं। सत्रहवीं शताब्दी में जब अन्य यूरोपीय शक्तियां जैसे पुर्तगाली और डच भारत में अपनी पैठ बना चुके थे, फ्रांसीसी अपेक्षाकृत देर से आए। उनकी रुचि भी व्यापार करने और पूर्वी दुनिया से लाभ कमाने की थी। फ्रांस के राजा लुई 14वें के शासनकाल में उनके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कॉम्पियाग्नी डेस इंडिस ओरिएंटलिस कहा जाता था, की स्थापना हुई। यह कंपनी पूरी तरह से फ्रांसीसी सरकार के नियंत्रण में थी। 1667 में फ्रांसवा कैरन के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी मिशन भारत पहुंचा। अगले ही वर्ष 1668 में उन्होंने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। इसके बाद 1669 में फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में एक और कारखाना खोला। फ्रांसवा मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का प्रबंधन सौंपा गया। 1672 में फ्रांसीसी एडमिरल डी लाहे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सैन थोमे छीन लिया, लेकिन यह फ्रांसीसियों के पास ज्यादा समय तक नहीं रहा। 1673 में फ्रांसवा मार्टिन और लेस्पिने ने वालिकोंडापुरम के शासक शेर खान लोदी से एक छोटा सा क्षेत्र प्राप्त किया। यही पुदुचेरी बना, जिसका विकास फ्रांसवा मार्टिन के नेतृत्व में हुआ। हालांकि 1693 में डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1697 की रेत्स्विक की संधि के तहत यह वापस फ्रांसीसियों को मिल गया। इसी दौरान 1690 में फ्रांसीसी कंपनी ने मुगल गवर्नर से चंद्रनगर भी प्राप्त कर लिया था। 1665 से 1695 के बीच फ्रांसीसी कंपनी ने भारत में 74 सुसज्जित जहाज भेजे थे, लेकिन फिर भी उनकी गतिविधियां अंग्रेजों और डच्चों की तुलना में बहुत सीमित थीं। शुरुआती दौर में फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर थी, लेकिन 1720 में इसका पुनर्गठन हुआ, जिससे कंपनी की हालत सुधरी। 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया, जिससे उनकी नौसैनिक शक्ति बढ़ी और उन्हें अंग्रेजों से मुकाबला करने की क्षमता मिली। 1725 में उन्होंने मालाबार तट पर और 1739 में कराईकल पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बावजूद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डचों और अंग्रेजों की तुलना में अपनी सरकार पर अधिक निर्भर थी। उनके पास मजबूत संगठन और पर्याप्त पूंजी की कमी थी। सरकार का अत्यधिक नियंत्रण उनकी वाणिज्यिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता था। कंपनी का भविष्य और विकास फ्रांस में होने वाली घटनाओं पर बहुत अधिक निर्भर था। इसके अलावा 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज अपने समकालीन अंग्रेजी समाज जितना सक्रिय नहीं था। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार फ्रांस की विदेश नीति से गहराई से प्रभावित था। 1672 से 1713 के बीच फ्रांस लगभग लगातार हॉलैंड के साथ युद्ध में उलझा रहा, जिसके कारण 1706 से 1720 के दौरान भारत में फ्रांसीसी प्रभाव काफी कम हो गया। 1720 में कंपनी के पुनर्गठन और 1742 तक पांडिचेरी के गवर्नरों लेनोयर और ड्यूमा के कुशल कूटनीतिक शासन के तहत फ्रांसीसी प्रभुत्व फिर से स्थापित हुआ। 1742 तक भारत में फ्रांसीसियों ने मुख्य रूप से व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन 1742 के बाद उनकी नीति में एक बड़ा बदलाव आया और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का लक्ष्य निर्धारित किया। 1742 में डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, जो भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास में एक नया मोड़ था। इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिनमें अंततः फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ा। सत्रहवीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने अपने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंद्वियों को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक नए और शक्तिशाली प्रतियोगी के रूप में उभरा। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली सफल व्यापारिक कोठी स्थापित की।
1690-92 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र बना लिए थे। 18वीं शताब्दी के शुरुआती 2 दशकों में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार में अच्छी प्रगति हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण हासिल करना था। हालांकि फ्रांसीसी कंपनी का शुरुआती उद्देश्य केवल व्यापार करना था, लेकिन 1742 में डुप्ले के पांडिचेरी के गवर्नर बनने के बाद उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी सामने आने लगीं। 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। उस समय भारत एक एकीकृत राष्ट्र नहीं था, बल्कि यह कई स्थानीय क्षेत्रों में बंटा हुआ था। इस स्थिति का फायदा सभी यूरोपीय कंपनियों को मिला। दक्षिणी क्षेत्रों, खासकर कर्नाटक, मद्रास और पांडिचेरी में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के खिलाफ थे। इस युद्ध में इंग्लैंड का मुख्य ध्यान ऑस्ट्रिया पर था, इसलिए मद्रास के समुद्री तट पर उनका कोई नौसैनिक बेड़ा मौजूद नहीं था, जबकि फ्रांसीसियों का बेड़ा वहां मौजूद था। फ्रांसीसियों ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया और मद्रास पर कब्जा कर लिया। 2 साल बाद यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक्सला-शैपल की संधि हुई, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के तहत मद्रास को ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस लौटा दिया गया, लेकिन यह शांति अस्थायी थी। 1740 से 1765 के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था, जिस पर नवाब का शासन था। व्यापारिक अधिकारों के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 के बीच लड़ा गया। देखने में यह कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार का संघर्ष लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसमें ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनियां आपस में लड़ रही थीं। इस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति हावी रही, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण वे इसका पूरा फायदा नहीं उठा सके। इस युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को नुकसान पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती थीं। 1740 में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, जिसका असर भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों पर पड़ा। यूरोप में उनकी दुश्मनी भारत में भी जारी रही। जब ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध की खबर भारत पहुंची, तो पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स। मद्रास और पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य के अधीन थे। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से अनुरोध किया कि वह अपने राज्य में किसी भी तरह के युद्ध की अनुमति न दे। इससे पहले उसने मोर्स को भी युद्ध न करने का प्रस्ताव दिया था। डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और शुरुआत में अंग्रेजों को शांत करने के बाद सितंबर 1746 में मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्डोने की मदद से मद्रास पर कब्जा कर लिया। इस बीच डुप्ले और ला बोर्डोने के बीच मतभेद हो गया और ला बोर्डोने ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास अंग्रेजों को वापस सौंप दिया। लेकिन जब ला बोर्डोने मॉरिशस लौट गया, तो डुप्ले ने फिर से मद्रास पर कब्जा कर लिया। डुप्ले ने नवाब अनवरुद्दीन से वादा किया था कि मद्रास जीतने के बाद वह उसे सौंप देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे नाराज होकर अनवरुद्दीन के बेटे महफूज खान ने एक बड़ी सेना के साथ फ्रांसीसियों पर हमला कर दिया, लेकिन डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार के पास नवाब की सेना को हरा दिया। मद्रास और नवाब की सेना पर जीत से फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उन्होंने पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजी बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन लगभग 1.5 साल की घेराबंदी के बाद भी वे सफल नहीं हो सके। इस बीच इंग्लैंड से एक सेना अंग्रेजों की मदद के लिए भारत पहुंची। इससे उत्साहित होकर अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी का घेरा डाल दिया, लेकिन वे भी इसे जीतने में नाकाम रहे और उन्हें फोर्ट सेंट डेविड वापस जाना पड़ा। 1748 में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक्सला-शैपल की संधि हुई, जिससे वहां युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के बीच युद्ध खत्म हो गया। संधि के तहत अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग वापस मिल गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध का भारत पर कोई बड़ा राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा,
न तो फ्रांसीसियों को और न ही अंग्रेजों को कोई खास फायदा हुआ, लेकिन इस युद्ध ने भारतीय शासकों की कमजोरियों को उजागर कर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय सेनाएं भारतीय सेनाओं से बेहतर थीं और जिस शक्ति के पास मजबूत नौसेना होगी वह भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकेगी। इस युद्ध ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अंग्रेजी कमांडर क्लाइव की महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ा दिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारत की अपनी परिस्थितियों में बनी थी। कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम और मराठों के हस्तक्षेप ने युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी थी। 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जाह निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद उनके पुत्र नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। उसी समय कर्नाटक में भी नवाब अनवरुद्दीन और पूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहिब के बीच ऐसा ही संघर्ष शुरू हो गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्धों में खुलकर भाग लिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का समर्थन किया, जबकि फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहिब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। इससे दोनों यूरोपीय शक्तियां एक बार फिर आपस में भिड़ गईं। इसी दौरान 1749 में तंजावुर में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेजों ने इस युद्ध में भाग लेकर देवी कोटाई नामक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिससे फ्रांसीसी नाराज हो गए और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग के साथ संधियां करके अपने समर्थकों को सत्ता में लाने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने इन दोनों की मदद से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर हमला कर दिया। 3 अगस्त 1749 को वेल्लोर के पास अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन हार गया और मारा गया। उसका बेटा मोहम्मद अली भाग गया और चंदा साहिब कर्नाटक का नया नवाब बन गया। खुश होकर चंदा साहिब ने पांडिचेरी के पास एक बड़ा क्षेत्र फ्रांसीसियों को उपहार में दे दिया। कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेजों ने हैदराबाद के नासिरुद्दीन को कर्नाटक पर हमला करने के लिए उकसाया। 1750 में नासिर जंग ने कर्नाटक पर हमला किया और मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। इस स्थिति में डुप्ले ने कूटनीति का इस्तेमाल किया और नासिर जंग के कुछ सैन्य अधिकारियों को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया। इन अधिकारियों ने 1750 के अंत में नासिर जंग की हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नया नवाब घोषित किया गया, लेकिन पद संभालने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद नासिर जंग के छोटे भाई सलाबत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया गया। सलाबत जंग ने फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकारें उपहार में दे दी। 1751 में अंग्रेजों ने सॉन्डर्स को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया। उन्होंने कर्नाटक में मोहम्मद अली की मदद के लिए मई 1751 में एक अंग्रेजी सेना को त्रिचरापल्ली की ओर भेजा। फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहिब की रक्षा के लिए सेना भेजी, जिससे कर्नाटक एक युद्ध क्षेत्र बन गया। इसी वर्ष तंजावुर और मैसूर के शासकों और मराठा सरदार मुरारी राव ने अंग्रेजों का पक्ष लिया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी त्रिचरापल्ली की घेराबंदी में लगे थे, उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर सॉन्डर्स को कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर हमला करने की सलाह दी। अगस्त 1751 में क्लाइव ने आरकोट पर कब्जा कर लिया। जब चंदा साहिब को इस खबर मिली तो उसने अपने बेटे रजा खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना आरकोट की ओर भेजी। रजा खान ने आरकोट में क्लाइव को घेर लिया और उस पर दबाव बनाने में भी सफल रहा। लेकिन इसी बीच मेजर लॉरेंस के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना क्लाइव की सहायता के लिए पहुंच गई, जिससे रजा खान को पीछे हटना पड़ा। आरकोट में जीत हासिल करने के बाद क्लाइव और लॉरेंस ने आगे बढ़कर 1751 में ही चंदा साहिब और फ्रांसीसी कमांडर लॉ को पराजित कर त्रिचरापल्ली पर अधिकार कर लिया। चंदा साहिब भागने में सफल रहा, लेकिन बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने चंदा साहिब की जगह मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। विपरीत परिस्थितियों में भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने हार नहीं मानी और जल्द ही मराठों और मैसूर के शासक को अपनी ओर कर लिया। उसने तंजावुर के शासक को तटस्थ रहने की सलाह दी और 1753 में फिर से त्रिचरापल्ली का घेरा डाला।
1753 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जीत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन कोई भी निर्णायक लाभ हासिल नहीं कर सका। फ्रांस की सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई थी और इसीलिए उसने डुप्ले को वापस फ्रांस बुलाने का फैसला किया। डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया और उसकी जगह घोड़ेहू को गवर्नर नियुक्त किया गया। घोड़ेहू एक अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ था जिसने भारत में अपना पद संभालने के साथ ही अंग्रेजों के साथ समझौते की बातचीत शुरू कर दी। 1755 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी में एक संधि हुई, जिससे द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि में यह तय हुआ कि दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी और एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर देंगी। यह भी तय हुआ कि यदि दोनों देशों की सरकारें इसे मंजूरी देंगी तो यह संधि स्थायी होगी। लेकिन 1755 में ही फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया, जिससे पांडिचेरी की संधि का कोई महत्व नहीं रह गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस युद्ध में डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी शुरुआत में हावी रहे, लेकिन डुप्ले को वापस बुलाने के बाद फ्रांसीसियों का प्रभाव कम होने लगा। इस युद्ध के अंत में भारत ने डुप्ले की सफलताओं को बर्बाद कर दिया, जबकि रॉबर्ट क्लाइव का महत्व बढ़ने लगा। वास्तव में पांडिचेरी की संधि के जरिए अंग्रेजों ने वह सब कुछ हासिल कर लिया जिसके लिए डुप्ले प्रयास कर रहा था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में आने वाला समय अंग्रेजों का है। फ्रांसीसी अपनी सरकार की कमजोर नीतियों के कारण पिछड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों को अपने देश का पूरा समर्थन मिल रहा था। फ्रांसीसी गवर्नर घोड़ेहू ने भारत में फ्रांसीसियों के पतन का रास्ता खोल दिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था, लेकिन यह संधि अस्थायी साबित हुई। 1756 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध ने एक बार फिर भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का माहौल बना दिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के बीच लड़ा गया। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को एक बड़ी सेना के साथ भारत भेजा। लाली अप्रैल 1758 में भारत पहुंचा। जब तक लाली भारत पहुंचा, तब तक अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बंगाल में जीत ने अंग्रेजों की स्थिति को और मजबूत कर दिया था। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने वॉटसन के साथ मिलकर बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर भी कब्जा कर लिया था। इसी वर्ष अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में जीतकर बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। भारत आने के बाद लाली ने सबसे पहले अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डाला और जून 1758 में उस पर कब्जा कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड जीतने के बाद लाली ने तंजावुर का घेरा डाला। यह घेरा बहुत लंबे समय तक चला, जिसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने बंगाल से एक सैन्य टुकड़ी तंजावुर की ओर भेजी। बाद में लाली को मजबूर होकर तंजावुर से घेरा उठाना पड़ा, जिससे फ्रांसीसी प्रभाव कम हो गया। तंजावुर से खाली हाथ लौटने के बाद लाली ने मद्रास पर घेरा डालने का फैसला किया। इसके लिए उसने हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी को सहयोग के लिए बुलाया। बुस्सी के हैदराबाद से जाने का अंग्रेजों को फायदा हुआ। अंग्रेजी कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकारों पर कब्जा कर लिया और हैदराबाद के शासक सलाबत जंग ने अंग्रेजों के डर से दोस्तों, सलाबत जंग के साथ क्या हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत कैसे हुआ, यह हम अगले भाग में जानेंगे। इस वीडियो में हमने फ्रांसीसियों के भारत आगमन से लेकर द्वितीय कर्नाटक युद्ध तक की कहानी देखी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे के भाग भी मिलते रहे। धन्यवाद।